Hello, welcome you all. My name is Raghvendra Pratap Singh and I'm teaching chemistry from last 7 years. Today we are going to discuss about what is chemistry and what are the important elements of chemistry. Okay, so shall we start from this point? First of all, we'll write chemistry here. Now, even though we say that chemistry is a very important subject, but most of the students आर नॉट अवेयर कि केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, उसको जानना कैसे है, या उसके बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी लाइफ में काम आ सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि केमिस्ट्री आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है. सब लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री इज़ अ मिस्ट्री, केमिस्ट्री इज़ अ मिस्ट्री, बट एक्चुअली इट इज़ अ मिस्ट्री जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे. तो जानना ये बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री आखिर होती क्या है, केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो पहली चीज़ अगर हम लोग शुरू करें तो क्लास 6, 7th, क्लास 8th, क्लास 9th इन सब में एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी, द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और व्हाट आर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में. नाउ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन थ्रू द बायोलॉजी ऑफ क्लास 6, 7th और 8th और 9th, उन्होंने देखा होगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की वो सेल होती है. वो लिविंग थिंग्स के लिए है, उसी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, एटम है. एटम को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो कुछ और जगह क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दीज आर द की एसेंशियल्स ऑफ एटम. अब क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं प्रोटॉन्स और क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स. अगर आपने देखा होगा कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर ये तीन चीज़ें पाई ही जाएंगी. एक तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव पार्टिकल होगा. प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल होगा. और उसके लिए जो तीसरा होगा वो होगा न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को साथ में इक्वलाइज करता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक सब्सटेंस ले लें, मायने के लिए हम लिखते हैं फिलहाल अभी सोडियम. तो सोडियम का एक एटॉमिक नंबर होता है. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11. तो वी कैन राइट 2, 8, 1. नाउ व्हाट इज दिस 2, 8, 1? अगर आपने देखा एक बार भी बुक खोल करके क्लास 6, 7th या 8th या 9th की, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी सब्सटेंस अगर होगा तो उसके शेल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं. एक इनरमोस्ट शेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और हमेशा इनरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो ये 2 हो गए. फिर उसके बाहर हो सकते हैं मैक्सिमम 8. तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और लास्ट में जो बचता है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन. अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, आप देख लीजिए जितने भी यहाँ पर ये जो डॉट 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 इस पूरे सैंपल में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब किसी भी सब्सटेंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे. तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि एटम क्या हो गया. एटम इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग. और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अब अगर आपको जानना हो तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये पता करने की कि इलेक्ट्रॉन किसने खोज किया था, प्रोटॉन किसने खोज किया था और न्यूट्रॉन किसने खोज किया था. तो जानते हैं फिलहाल के लिए. एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, हिंदी में ही है, आप लिख सकते हैं इसको. ईटा पर नाचे. नाउ व्हाट इज ईटा पर नाचे, अभी के लिए देखते हैं. ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, और टी से हो गया, टा से हो गया थॉमसन, या हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं थॉमसन. तो जे थॉमसन वो इंसान थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी. फिर अगर पा और रा की बात करें तो पा हो गया हमारा प्रोटॉन, और प्रोटॉन से जुड़े हुए हैं रदरफोर्ड. रदरफोर्ड वो इंसान थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की. और लास्ट है नाचे. नाचे मीन्स यहाँ का जो ना हुआ ये हुआ हमारा न्यूट्रॉन के लिए. और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक. तो इस तरह से फिलहाल के लिए हम जान गए कि क्या होते हैं एटम्स, और एटम्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने. अब हमारा ये वाला पार्ट पूरा हुआ. नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल. अगर हम देखें फिलहाल के लिए सोडियम ने लिखा था, सोडियम के अलावा आप चाहें तो कुछ और सब्सटेंस लिख लें. क्लोरीन लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लीजिए.
अब अगर आप देखेंगे क्लोरीन को नॉर्मली, तो अगर यहाँ पर Cl लिखा हुआ है, Cl का मतलब होता है कि ये इसका एटम है। अब इसका मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम आपको नॉर्मली मिलता नहीं है, एटम सब्सटेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है, बट आपको नॉर्मली मिलेगा नहीं। आपको मिलेगा क्या? आपको हमेशा मॉलिक्यूल मिलेगा। मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा? अगर आप क्लोरीन की बात करें तो Cl हमेशा मिलता है Cl2 के फॉर्म में, या ऑक्सीजन हमेशा मिलता है O2 के फॉर्म में। तो जिस फॉर्म में सब्सटेंस हमें मिलते हैं उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया हमारा एटम्स, और उससे जो बड़ा यूनिट हो गया वो क्या हो गया? मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल से बड़ा जो हमारे पास सिस्टम होगा वो होगा सब्सटेंस। और इन्हीं सब्सटेंसेस से मिलके जो बनता है दैट इज कंपाउंड। अब कंपाउंड का एक एग्जांपल लिया जाए, आपको पता होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो क्या है? जल। जल ही जीवन हम कहते हैं हम लोग। तो जल ही जीवन क्यों है? क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन भी एक सब्सटेंस है और ऑक्सीजन भी एक सब्सटेंस है। अब इन दोनों से मिलकर अगर कुछ नया बन रहा है तो दैट इज कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? हाइड्रोजन की वैलेंसी, किसी भी चीज़ की अगर वैलेंसी पता करना होता है तो हम बोल सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन किसी को भी अपना शेल पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं, या तो डोनेट करेगा या वो गेन करेगा, दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो हाइड्रोजन हमेशा अपना डुप्लेक्स बनाता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए इसके पास ऑलरेडी एक होता है, तो इसका एक और कितना चाहिए होगा? सिर्फ एक, 2 बनाने के लिए। तो ये हो गई इसकी वैलेंसी। और ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8। अगर आप देखेंगे इसको फर्दर क्लासीफाई करके 8 को, दैट इज 2,6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब जरा एक इसका स्ट्रक्चर बना लिया जाए। ये हो गया O, ये हो गया H और ये हो गया H। H का इलेक्ट्रॉन, इस वाले H का इलेक्ट्रॉन, और इसमें जैसे 2,6 था तो इसके 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इस तरह से ये जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन का शेल पूरा हो गया क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और ये ऑक्सीजन का शेल पूरा हो गया क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जरा देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से क्या बन जाएगा? H2O, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वाटर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम जान गए कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसके बाद हम क्या जाने? सब्सटेंस क्या होते हैं। जो मॉलिक्यूल से निकल करके आगे और फर्दर क्लासीफाई होते हैं वो क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। और सब्सटेंस से मिलके जो हमें मिलता है, जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज कंपाउंड। एक कंपाउंड हो गया वाटर। अगर और 2-4 कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिख लेते हैं, HCl। और अगर कंपाउंड की बात करें तो CH3COOH, ये एसिटिक एसिड जिसको घर में हम लोग सिरका बोलते हैं। और अगर बात करें तो HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड। जब भी कभी चींटी आपको काटती है या बाकी कोई चीज़, छोटी मोटी चीज़ें जो होते हैं, जो छोटे कीट पतंगे होते हैं वो काटते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर हल्का सा उभर आता है। जो उभरता है उसका रीज़न यही होता है क्योंकि इसके अंदर एक एसिड होता है, जो एसिड अपने आप को फर्दर क्लासीफाई करता है और आपको दिखाई पड़ता है। नाउ एज वी आर समिंग इट अप, तो हम जान गए यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अगर आप बात करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, ये तो नॉन लिविंग थिंग, ये तो लिविंग थिंग। लिविंग थिंग पूरी तरह से कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी बायोलॉजी में। और नॉन लिविंग थिंग पूरी तरह से कहाँ पे जाएगी? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप कहीं पर भी रहेंगे, फिलहाल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इन पेन्स में क्या है? केमिकल्स है। ये किससे बना है? केमिकल से बना है। और ये 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पूरी दुनिया सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज हमने जाना कि केमिस्ट्री क्या होती है, और केमिस्ट्री में एटम्स क्या होते हैं, एटम्स के अलावा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और उनका एग्जाम्पल क्या है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर कुछ जरूरत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एडवी।